गुड इवनिंग एवरीवन। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। सो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी। ठीक है, गिवन क्या क्या देखो, गिवन है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन से हैं बच्चे? ये और ये। तो ये इक्वल है, इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी। अब प्रूफ क्या करना है? इट इज साइक्लिक। टू प्रूव एबीसीडी इज साइक्लिक। अब साइक्लिक प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी पता होगा, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इस बात को। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है उसको 180 प्रूफ करना होता है। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल में हम a प्लस सी को 180 प्रूफ कर दें या b प्लस डी को 180 प्रूफ कर दें तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, a प्लस सी को 180 प्रूफ कर दो या b प्लस डी को 180 प्रूफ कर दो। अब इसको हम कैसे करेंगे ये सवाल है। ठीक है, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये डीपी बनाते हैं परपेंडिकुलर एबी पे और सीक्यू बनाते हैं परपेंडिकुलर एबी पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ डीपी परपेंडिकुलर टू ए क्यू एंड, सॉरी ए क्यू नहीं, ए बी बोल देते हैं इसको। ठीक है, डीपी परपेंडिकुलर टू ए बी बोल देते हैं एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब प्रूफ देखो भाई। इन दोनों ट्राइंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल बीक्यूसी, देखो भाई एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, ये बात तो गिवन है। इसके अलावा एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल बीक्यूसी। इसका रीजन हम क्या देंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि डीपी इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों मैं बोल रहा हूं, इसका रीजन मैं क्या दे सकता हूं भाई? देखो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, सीडी एंड एबी आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डीपी और सीक्यू दोनों क्या परपेंडिकुलर है, बोथ डीपी एंड सीक्यू आर व्हाट परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हर पॉइंट पे इक्वल होता है। तो इसका हम रीजन क्या देंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। अगर मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या चीज तुम्हें मिल रहा है भाई, हाइपोटेनस मिल रहा है, एक साइड मिल रहा है और 90 डिग्री मिल रहा है। मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीक्यूसी। इसका हम रीजन क्या दे सकते हैं भाई, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों जब आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या करता हूँ ना, ये शेड वाला पार्ट को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ एंगल्स मार्क करने हैं।
इसको मैं एंगल 1 बोलता हूं, इसको एंगल 2 बोलता हूं, यहां वाले एंगल को एंगल 3 बोलता हूं और यहां वाले एंगल को एंगल 4 बोलता हूं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड साथ ही साथ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन हम क्या देंगे भाई इसका? सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। बात आई यहां तक समझ में सभी को? ठीक है, ये क्लियर है यहां पे? अब देखो भाई ये जो दोनों एंगल होंगे क्या होंगे? 90 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है। सो मैं लिख सकता हूं एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है। So this implies that angle 3 plus 90 degree should be equals to angle 4 plus 90 degree। दोनों में मैं 90 डिग्री को ऐड कर दे रहा हूं। तो एंगल 3 में अगर मैं 90 डिग्री ऐड कर रहा हूं तो हमारे पास पूरा एंगल डी आ जा रहा है, और एंगल 4 में अगर मैं 90 डिग्री ऐड कर रहा हूं तो पूरा एंगल सी आ जा रहा है। ये फिगर से हमें दिख रहा है। एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो भाई, क्या सभी को को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद है? को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन से एक ऐसे ट्रांसवर्सल बना देते हैं। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे, ये पूरा एंगल डी और पूरा एंगल ए ये कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि सी डी और ए बी दोनों पैरेलल्स थे आपस में। ठीक है, बात समझ में आई? ए बी और सी डी ये दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है, तो इसके वजह से एंगल ए और एंगल डी पूरा क्या? को इंटीरियर है। तो मैं लिख सकता हूं, जस्ट अ मिनट, आई थिंक सिस्टम हैंग कर रहा है। ठीक है, सो ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म मैंने को इंट लिख दिया, वो को इंटीरियर है। अब क्या मैं एंगल ए के प्लेस में एंगल बी लिख सकता हूं? रीजन मैं क्या दूंगा? या चलो ऐसे तो मैं कर सकता हूं, बट इसके अलावा मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, डी के प्लेस में मैं सी लिख सकता हूं। जो इसके पहले मैंने लिखा था वो भी सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। रीजन हम क्या देंगे? सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये ऊपर प्रूव मैंने किया है। और ये एंगल ए प्लस एंगल सी कैसे एंगल से भाई? ये तो क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल है, ए और सी। तो मैंने प्रूफ कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम क्या? 180 डिग्री है। और कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर एबीसीडी इज साइक्लिक। एबीसीडी कैसा बच्चे? साइक्लिक है। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो।
सारे बच्चों का ये कॉपी हो गया है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो दो सर्कल्स है भाई, मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। तो एक ये सर्कल है और दूसरा ऐसा कुछ दो सर्कल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। तो ये है भाई ए बी डी और दूसरा है पी बी क्यू। ये है पी बी क्यू, ये दो ड्रॉ किए गए हैं टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू, ठीक है। ए डी पी और क्यू पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल एसीपी, एसीपी कौन सा एंगल है भाई? एसीपी के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके एसीपी एंगल आएगा मेरे पास। इस एंगल की बात की जा रही है। प्रूव दैट एंगल एसीपी इज इक्वल टू क्यूसीडी, ये क्यूसीडी के इक्वल है, तो भाई इसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब ये जो दोनों एंगल्स मैंने मार्क किए, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया, इससे अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे लिख देता हूं। मैं मुझे प्रूफ क्या करना है? एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। अब देखो बच्चों, एक बार में तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको सोचेंगे ना, थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अनसॉल्वेबल है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। मैंने जो दो एंगल शेड किए, इन दोनों एंगल्स को मुझे इक्वल करने की बात की जा रही है, ठीक है। चलो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चलो मैं मार्क कर देता हूं एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। बोलने में मुझे थोड़ा आसानी रहेगा। तो बेसिकली मुझे एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करना है। अब मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताऊंगा, अगर तुम मुझे रीजन बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा भाई तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या मैं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूं? कोई रीजन मुझे बता सकता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या कोई बच्चा इस रीजन को बता सकता है मुझे? क्या रीजन हो सकता है इसका? थोड़ा कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो। चलो, थोड़ा और हिंट देता हूं, इस पे ध्यान दो। मैंने कुछ शेड किया है, इस शेड करने के बाद दिमाग में कुछ मतलब रिकॉल हो रहा है। एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूं मैं? अगर बोल सकता हूं तो क्या रीजन होगा यहाँ पे? अरे भाई, सिर्फ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हें थोड़ी ना आ जाएगा। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अगर तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे ही नहीं कुछ भी,
तो तुम्हें कुछ भी नहीं आने वाला, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है। एटलीस्ट जो पीछे पढ़ा देता हूँ उसको तो रिवाइज कर लिया करो अच्छे से। सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, इसका हम रीजन देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। पढ़ाया था मैंने जब थ्योरम 10.8 पढ़ा रहा था। तो अगर आर्क सेम है और उसी आर्क से पूरे सर्किल में कितना भी एंगल बना दो, सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम कहते क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको एंगल 4 मार्क करूं, तो इस आर्क पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगर मैं डीक्यू आर्क से देखूं तो डीक्यू आर्क से एंगल 2 भी बन रहा है और डीक्यू आर्क से एंगल 4 भी बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों का मैं रीजन क्या दे सकता हूं, दोनों का रीजन दे सकता हूं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नाउ ऑल्सो देखो भाई, 3 और 4, 3 और 4 एंगल कैसे बने, दो लाइंस थे, दो स्ट्रेट लाइंस थे, एडी और पीक्यू। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल 3 और 4 बनता है। दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, ठीक है। जब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब जाके एंगल 3 और एंगल 4 बन रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा क्या, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा? अगर होगा तो रीजन क्या, ये बता दो मुझे भाई। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा, रीजन हम क्या दे सकते हैं यहां पे, रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीजन क्या बच्चे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देयरफॉर अब देखो 3 के इक्वल क्या था, 1 था, तो 3 की जगह मैं 1 लिख दूं, और 4 के इक्वल क्या था, 2। ठीक है, मैं चाहूं तो इसको इक्वेशन बना देता हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, और यहां पे मैं रीजन दे दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। 3 4 के इक्वल क्यों था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 1 में मैंने 3 को किसके इक्वल प्रूव किया था, 1 के इक्वल, और 2 में मैंने 4 को किसके इक्वल प्रूव किया था, 2 के इक्वल प्रूव किया था। तो 3 के प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया, 4 के प्लेस पे मैंने 2 लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, याद हो जाएगा। देखो बिना प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार बनाओ कि वो मेमोराइज हो जाए अच्छे से, तभी जाके नए क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे। अगर तुम ये सोचोगे कि एनसीईआरटी के एक बार बनाओ और फिर नए क्वेश्चंस को अलग अलग जगह से सॉल्व करो, तो ऐसे नहीं सीखोगे। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मास्टर कर लो, क्वेश्चन देखते तुम्हारे दिमाग में इसका सॉल्यूशन घूमना चाहिए, तब जाके फिर नए क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलो इसको कॉपी करो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर।
कॉपी हो गया भाई सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, ठीक है। अगर थोड़ा सा तुम कोशिश करोगे और अगर तुमने पिछले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा तो ये बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज डायमीटर, then prove that the point of intersection of third of these circles lie on the third line. दो सर्कल्स है भाई, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज डायमीटर, तो ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। नेम दे देता हूं मैं, पी क्यू आर। तो कहा जा रहा है कि अगर पी क्यू जो है वो पहले सर्कल का डायमीटर है, क्यू आर अगर दूसरे सर्कल का डायमीटर है, तो जो तीसरा साइड होगा उस पे ये दूसरा पॉइंट एस लाई करेगा। हमें टू प्रूफ क्या करना है? एस लाइज ऑन पी आर। अब हमें गिवन क्या है? मैं गिवन में इस बार बाद में लिख देता हूं, ठीक है। गिवन क्या है? पी क्यू एंड क्यू आर डायमीटर्स। भाई हिंट मैं दूंगा, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में किया था, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं सबसे पहले ज्वाइन कर देता हूं क्यू एस को। अगर मैं क्यू एस को ज्वाइन कर देता हूं तो बच्चे ये वाला ट्राइंगल देखो, सिर्फ ट्राइंगल पे ध्यान दो, इस ट्राइंगल पे। क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि पी क्यू डायमीटर है, तो ये पूरा का पूरा इधर का जो हिस्सा है वो क्या हुआ? सेमी सर्किल हुआ। और सेमी सर्किल में एंगल जो बनता है वो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, यहां इस वाले पार्ट की बात करूं, उसको मैं आप शेड कर रहा हूं। ना इस ट्राइंगल में जो ये एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? क्यू आर डायमीटर है, तो क्यू आर के जो मैंने शेड किया वो ट्राइंगल किस में लाई कर रहा है? सेमी सर्किल में लाई कर रहा है। और सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। सो पी एस क्यू इज 90 डिग्री एंड एंगल आर एस क्यू इज 90 डिग्री। रीजन हम क्या देंगे? एंगल्स इन अ सेमी सर्किल। ठीक है, रीजन क्या? एंगल्स इन अ सेमी सर्किल। तो देयरफॉर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल आर एस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90, ये हो गया 180 डिग्री। और फिगर के अकॉर्डिंग पी एस क्यू और आर एस क्यू को ऐड करके क्या बनता है? एंगल पी एस आर। सो अगर पी एस आर जो है वो 180 डिग्री, ऐसा क्या मतलब है? कि पी एस आर इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही एंगल होता है 180 डिग्री का। तो पी एस आर अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एस लाइज ऑन पी आर। यही प्रूफ करना था कि जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो यहां पे सर्कल का दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्यू और एस। दोनों सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं, क्यू पे टच कर रहे हैं और एस पे टच कर रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना था? अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इट इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। जैसे क्यू मैंने यहां पे मान लिया कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है, एक कॉर्नर है, तो हमें यह प्रूफ करना था
कि जो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज एस जो है वो ट्राइंगल के एक साइड पे लाई करेगा। तो ट्राइंगल का साइड क्या है? पी आर। हमने देख लिया कि भाई जब पी एस आर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका यही मतलब होगा कि एस पॉइंट जो है वो पी आर लाइन पे लाई कर रहा है। तो एस लाइज ऑन पी आर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉपी कर लो भाई। तुम देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा नहीं है। अगर तुमने प्रीवियस जो क्लासेस हुए हैं उसके क्वेश्चंस को वो रिवाइज किया है 2-3 बार तो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो सभी ने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC and ADC are two right angle triangles with a common hypotenuse AC। तो पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, जहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC इज द हाइपोटेनस। तो AC हाइपोटेनस है तो एंगल भी 90 डिग्री होगा, यही इसका मतलब है। एक दूसरा ट्राइंगल है ADC जिसका AC उसका भी AC जो है वो हाइपोटेनस है। तो दूसरा ट्राइंगल मैं कैसे बना सकता हूं? ऐसे बना सकता हूं ADC, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरे ट्राइंगल का भी जो हाइपोटेनस है वो AC ही है। इट इज द कॉमन हाइपोटेनस। तो मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, डायग्राम ऐसा हो गया। अब प्रूफ करो कि एंगल CAD कौन सा एंगल है भाई? देखो CAD, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD बनाते हैं। तो ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। CAD इज इक्वल टू CBD। अब कैसे होगा भाई क्वेश्चन सॉल्व? तो क्वेश्चन को सॉल्व हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, गिवन क्या है पहले वो देखो। गिवन है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री
एन एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी, सीएडी और सीबीडी को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए तुम्हें फिलहाल, बस अभी इसको मैं हटा देता हूं। सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान दो। तो इन दोनों ट्राइंगल के मिलने से ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट भाई, 90 प्लस 90, तो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ दिमाग में स्ट्राइक किया, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं भाई, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट एबीसीडी इज साइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये तो प्रॉपर्टी थी, बट एक्चुअल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कॉर्नर्स, चारों वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्कल पे होते हैं, ठीक है, दे लाई ऑन द सर्कल। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, मैंने एक सर्कल बना दिया। अब एबीसीडी अगर साइक्लिक है, एबीसीडी अगर साइक्लिक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये चारों जो इसके वर्टेक्स है ए बी सी और डी, ये लाई करेंगे एक सर्कल पे, इसका यही मतलब होता है। अब हम वापस आते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर देता हूं। हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की बात की गई थी, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की बात की गई थी। अच्छा एक काम करो, पहले से कॉपी कर लो, इस सेशन में 1 ही मिनट बाकी है, फिर से ज्वाइन करो, उसके बाद फिर मैं करवाता हूं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां तक तुम्हें बता दिया कि एबीसीडी साइक्लिक है। अब देखो भाई, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, हमें क्वेश्चन में इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था। क्या आप ये प्रूफ कर पाओगे तुम, इन दोनों एंगल्स को इक्वल? अच्छा चलो एक और हिंट देता हूं, इस आर्क पे ध्यान दो, जो आर्क सीडी है उसी आर्क पे एंगल सीबीडी बन रहा है, और इसी आर्क पे एंगल सीएडी बन रहा है। तो सेम आर्क पे जब दो एंगल्स बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और दोनों आपस में क्या हो जाता है भाई, इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो नाउ एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD, रीजन हम क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। कॉपी करो भाई।
चलो आई होप सभी ने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी। भाई देखो, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है ना, फिगर वैसा ही बनाते हैं। पैरेललोग्राम वैसे तो ऐसे बनाया जाता है और हल्का टिल्टेड, लेकिन क्योंकि इसे हमें एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्योंकि हमें इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो इसीलिए हमने इसे रेक्टेंगल ही बना दिया। ठीक है, जो प्रूफ करना वैसे ही बनाएंगे। तो गिवन क्या है बच्चे? गिवन है हमारे पास दो बातें गिवन है। एक तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा ए बी सी डी इज साइक्लिक। एबीसीडी पैरेललोग्राम है और दूसरा क्या है? एबीसीडी साइक्लिक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अब एक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मैंने ये बार बार बताया है कि रेक्टेंगल प्रूफ करने का दो तरीका होता है। या तो पहले उस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करो, ठीक है। अगर मान लो हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो यहां तक जाने के दो रास्ते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर उसमें किसी एक एंगल को, मैं बोलता हूं एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ये बन गया रेक्टेंगल। या तो एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को, एंगल ए, बी, सी और डी, इन सभी को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। दो तरीके हैं, ठीक है। या तो इसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो, फिर उसमें से एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करो, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। या तो सभी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमें इसे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना, हम देखते हैं कौन सा आसान होगा तरीका। भाई देखो, पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, मतलब अगर हम ऊपर वाले मेथड से जाएं तो फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी क्लियर है। अब किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हम प्रूफ कर सकते हैं? सोचो, दो बातें दी हुई हैं, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। कोई इसका मुझे रीजन बता सकता है? ए प्लस सी 180 डिग्री है, रीजन ये है एबीसीडी इज साइक्लिक। एबीसीडी साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन भाई, क्योंकि हमने एंगल ए और एंगल सी को इक्वल प्रूफ किया हुआ था, तो क्या मैं इसमें सी के प्लेस में एंगल ए ही लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो, ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो अगर मैं ऊपर वाले मेथड से जाता हूं, तो मैंने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पहले से पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मैंने उसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, वो क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो 10 ABCD is a parallelogram in which angle A is 90 degree. This implies that ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle है, hence ठीक है।
तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पहले वाला एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस छोड़ मतलब लीव करवाया था, मैंने बोला था मैं एंड में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में उस इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चंस हैं, सो हमारे एक ही क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे अपने टॉपिक को, ठीक है। कॉपी हो जाएगा तो यू कैन लीव द सेशन।